अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर जो असेसमेंट और अपील वाला है उसको कर रहे थे। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने रिवीजन बाय कमिश्नर जो था वो टॉपिक डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर हायर अथॉरिटी पे बैठा होता है कमिश्नर से, ये भी रिवाइज कर सकता है। क्वेश्चन बनता है कि कैन चीफ कमिश्नर रिवाइज एन ऑर्डर पास्ड बाय हिज सबऑर्डिनेट। ठीक है, चीफ कमिश्नर से नीचे जितने भी उसके सबऑर्डिनेट हैं उनकी तरफ से अगर कोई ऑर्डर पास हुआ हो तो क्या चीफ कमिश्नर उसको रिवाइज कर सकता है, और ये ऑर्डर किस सिलसिले में हो। ये ऑर्डर हो रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ एग्जामिशन सर्टिफिकेट। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे इदारे होते हैं जिनको एग्जामिशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, भाई आपका टैक्स नहीं काटा जाएगा। जैसे एनजीओस वगैरह हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको टैक्स रेट के अंदर रिडक्शन भी इशू की जाती है कि आपके आपके ऊपर ये वाला टैक्स रेट अप्लाई नहीं होगा, इससे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर किसी बंदे को एग्जामिशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास किया गया है उसका, तो क्या उसको चीफ कमिश्नर रिवाइज कर सकता है। जिस बंदे ने वो ऑर्डर पास किया है वो सबऑर्डिनेट हो अगर चीफ कमिश्नर का, तो चीफ कमिश्नर में सो मोटो। ठीक है, मतलब वो खुद से और ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स फेयर या उसको टैक्स फेयर अप्लाई करे। ठीक है, तो चीफ कमिश्नर खुद से या जब उसको टैक्स पेयर एप्लीकेशन दे, कॉल फॉर रिकॉर्ड वो मांग सकता है, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ इशुएंस ऑफ एन एग्जाम्पशन और लोअर रेट सर्टिफिकेट। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो एग्जाम्पशन से रिलेटेड हो या लोअर रेट सर्टिफिकेट हो, उससे रिलेटेड वो कोई भी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड जो है वो मांग सकता है, खुद से मांग सकता है या उसको टैक्स पेयर एप्लीकेशन दे तो फिर मांग सकता है। He can call for record when order is passed by his subordinate। है, तो वो रिकॉर्ड मांग सकता है जब ऑर्डर पास किया गया हो उसके सबऑर्डिनेट की तरफ से। चीफ कमिश्नर में मेक रिवीजन इन ऑर्डर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, और उसके पास ये पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट के ऑर्डर की रिवीजन कर सकता है। अब है हमारे पास एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है। ठीक है, हमने पहले भी कुछ असेसमेंट्स पढ़ी, अब हम एग्रीड असेसमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इफ टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग शोकाज नोटिस, हमने कहा कि टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की, रिटर्न फाइल करने के बाद एक जो है अज्यूम असेसमेंट समझी गई कि हो गई है, उसके बाद उसको ऑडिट उसका स्टार्ट हो गया, ऑडिट के बाद कोई पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ, शोकास नोटिस उसको मिल गया। अच्छा, शोकास नोटिस मिलने के बाद अगर टैक्स पेयर को लगता है कि यार अगर ये इसने कोई अमेंडेड असेसमेंट कर दी कमिश्नर ने, तो हो सकता है मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़े, तो टैक्स पेयर क्या कर सकता है। जब उसको रिसीव हो यानी आफ्टर रिसीविंग शोकास नोटिस, तो टैक्स पेयर अगर इंटेंडेड है कि वो सेटल करना चाहता है ये केस, तो ही मे फाइल फॉर ऑफर ऑफ सेटलमेंट, और इसके लिए स्क्राइब फाउंड है, उसके ऊपर इसने ऑफर ऑफ सेटलमेंट जो है वो फाइल करनी है बिफोर असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। एक कमेटी है जिसका नाम है असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी, जिसको कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, इन एडिशन टू फाइलिंग रिप्लाई टू द कमिश्नर। देखिए, उसको शोकास नोटिस आया, शोकास में कमिश्नर ने कहा कि भाई तुम्हारा तो इतना टैक्स बनता था, तुमने इतना टैक्स क्यों निकाला, या तुम्हारी टैक्सेबल इनकम इतनी बनती थी तुमने इतनी कम निकाली है, या तुम्हारा रिफंड नहीं बनता था, कोई भी रीज़न हो सकते हैं, उसको शोकास नोटिस दे दिया कमिश्नर ने। अब टैक्स पेयर ये चाह रहा है कि यार कमिश्नर खुद से कोई ऑर्डर ना करे, वो अमेंड ना कर दे अपनी असेसमेंट, उससे पहले पहले ना जो टैक्स पेयर है वो चाहता है कि वो सेटल कर ले। ठीक है, सेटल अगर वो करना चाहता है कमिश्नर के साथ बैठ के साइड पे मुकमका करना चाहता है, मुकमका लीगल वे में करना चाह रहा है, ये नहीं कि उसको रिश्वत दे के कोई कहानी ख़त्म करनी है, मतलब वो लीगल वे में अगर वो सेटल करना चाहता है तो वो एक अपनी ऑफ़र देगा कि भाई मेरे हिसाब से ये ऑफ़र है, इसके ऊपर सेटल कर लेते हैं हम केस। अगर वो सेटल करना चाहता है तो ऑफर फॉर सेटलमेंट देगा प्रिस्क्राइब फॉर्म के ऊपर, और ये किसको जमा करवाएगा, कमेटी को। ठीक है, कमेटी का नाम क्या है, असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। अच्छा, साथ साथ उसने क्या करना है, रिप्लाई भी करना है कमिश्नर को उसके शोकास नोटिस का। द कमेटी आफ्टर एग्जामिंग ऑफर, तो कमेटी क्या करेगी, वो ऑफर को एग्जामिन कर लेगी, उसके बाद मे कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ द केस, और उसके बाद केस का रिकॉर्ड मांग लेगी। ठीक है,
और ये करने से पहले ना वो अपॉर्चुनिटी देगी टैक्स पेयर को कि उसकी बात भी सुनी जाए। उसके बाद मे डिसाइड टू एक्सेप्ट और मॉडिफाई दी ऑफर। उसके बाद एक टैक्स पेयर ने ऑफर दी थी, हो सकता है उस ऑफर के ऊपर जो है वो कमेटी जो है वो एग्री कर जाए, उसको एक्सेप्ट कर ले, उसकी डिसीजन ये हो कि इसके ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, या उसको वो मॉडिफाई करेंगे कि नहीं भाई तुम कह रहे हो कि इतना टैक्स देना है, हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, या कोई भी हो सकती है उसमें मॉडिफिकेशन। अच्छा, और मॉडिफाई द ऑफर ऑफ टैक्स पेयर थ्रू कंसेसिस, ये बाहमी मुशावरत से करेंगे। और उसके बाद कम्युनिकेट कर देगी डिसीजन टू टैक्स पेयर, उसके बाद डिसीजन कम्युनिकेट की जाएगी, कर दी जाएगी टैक्स पेयर को। फिर द टैक्स पेयर इज सेटिस्फाइड, अगर इस फैसले से, कमेटी के फैसले से टैक्स पेयर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, द टैक्स पेयर शेल डिपॉजिट द टैक्स, तो वो टैक्स जमा करवाएगा। अगर उसको कमेटी ने कहा पेनल्टी या डिफॉल्ट से चार्ज देना है तो वो भी उसने जमा करवाना है। ये किस केस में है? अगर कमेटी के फैसले से मुतमिन हो जाता है टैक्स पेयर। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा? कमिश्नर शेल अमेंड द असेसमेंट, अगर ये सारा काम हो जाता है तो कमिश्नर अब अमेंड कर देगा अपनी असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द कमेटी डिसीजन। ठीक है, और जो कमेटी ने डिसीजन किया उसके हिसाब से वो अपनी अब अमेंडेड असेसमेंट कर देगा जब टैक्स की पेमेंट हो जाएगी, जिसके अंदर पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज भी शामिल है, जो कि उसने कमेटी के डिसीजन के मुताबिक टैक्स पेयर ने जमा करवाए होंगे। टैक्स पेयर शेल वेव राइट ऑफ अपील अगेंस्ट सच अमेंडेड। अब टैक्स पेयर जो है वो अपना हक खो देगा, वेव कर देगा अपना राइट, कि अब वो इस अमेंडेड असेसमेंट के अगेंस्ट कहीं और अपील नहीं कर सकता। उसको शोकाज नोटिस आया था, उसने शोकाज नोटिस आने के बाद एक तो रिप्लाई किया कमिश्नर को, दूसरा उसने कमेटी के आगे जो है ना ऑफर फॉर सेटलमेंट रख दी। ठीक है, और उस ऑफर फॉर सेटलमेंट को हो सकता है कमेटी एक्सेप्ट कर ले या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करे कंसेंसस के साथ। उसके बाद टैक्स पेयर को क्या करना होगा कि उसने टैक्स जमा करवाना है, अगर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई है या डिफॉल्ट सरचार्ज लगाया है तो वो भी जमा करवाना है। अगर वो इस सारा कुछ कर देता है तो कमिश्नर अपनी जो है ना अमेंडेड असेसमेंट जो है वो इशू कर देगा। और अब टैक्स पेयर अपना हक खो बैठा है कि वो इस अमेंडेड असेसमेंट के अगेंस्ट अपील में जा सके, क्योंकि उसने खुद ही कमेटी बनाई। नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल अंडरटेकन ऑन इशू डिसाइडेड बाय द कमेटी, अब ये फाइनल डिसीजन होगी कमेटी की, इसके बाद कोई और मजीद इसके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं होगी, ना कमिश्नर कर सकेगा ना टैक्स पेयर आगे अपील में जा सकता है। इफ द टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द टैक्स पेयर, और अगर टैक्स पेयर ने डिपॉजिट करवा दिया टैक्स तो कहानी यहाँ पे ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कमेटी किसी फैसले पे ना पहुंची हो कंसेंसस के बाद, या टैक्स पेयर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ डिसीजन, कमेटी की डिसीजन से, फिर क्या होगा? द केस शैल बी रेफर्ड बैक टू द कमिश्नर, तो केस फिर दोबारा वहाँ पे ही आ जाएगा जहाँ कमेटी पे जाने से पहले था, कमेटी के सामने जाने से पहले। ठीक है, तो वो दोबारा उसी को कमिश्नर को भेज दिया जाएगा कि वो डिसीजन करे, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ रिप्लाई ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, जो उसने रिप्लाई किया है, और ये बेसिकली वहाँ से ही दोबारा सारा काम शुरू हो जाएगा। द कमेटी शैल कंप्रोमाइज ऑफ फॉलोइंग टैक्स अथॉरिटीज, ये जो कमेटी होगी इसके अंदर कुछ टैक्स अथॉरिटीज शामिल होंगे, मतलब कोई भी जो कमेटी होती है जाहिर सी बात है उसमें एक बंदा तो नहीं होगा, उसमें डिफरेंट लोग बैठे होते हैं। कौन कौन से लोग होंगे उसमें? एक तो चीफ कमिश्नर होगा, ठीक है, फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू भी बैठा होगा, फिर एडिशनल कमिश्नर भी बैठा होगा, कमेटी के अंदर ये 3 लोग बैठे हुए। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस इन्वॉल्विंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम। अच्छा, ये सेक्शन जो कमेटी बनाने वाला है या टैक्स पेयर जब कमेटी के सामने ऑफर फॉर सेटलमेंट रखता है, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे किसी बंदे ने अपनी इनकम कंसील की हो, छुपाई हो। ठीक है, या जहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ आ रहा हो। ठीक है, मतलब जहाँ पे कोई कानूनी नुक्ता है पेचीदगी का, तो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, या जहाँ पे किसी टैक्स पेयर ने अपनी इनकम छुपाई हो वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केस। ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट, अब ये एक नई असेसमेंट है। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है? ये आर्जी कह लो आप या वक्ती तौर पे जो असेसमेंट होती है वो बात हो रही है। What power is available to commissioner in case government has impounded concealed asset of a person? क्या पावर है जो दस्तियाब है कमिश्नर को, अगर गवर्नमेंट जो है उसने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, इम्पाउंड कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है कि जो पर्सन है टैक्स पेयर है उसने
कुछ एसेट्स छुपाए हुए हैं। जैसे पाकिस्तान में भी बड़ा हुआ था कि भाई कुछ लोगों ने एसेट डिक्लेयर नहीं किए थे, वही सिचुएशन है। Where government has impounded यानी find out a concealed asset of a person, commissioner may before issuing assessment order issue a provisional assessment order। तो वो assessment order करने से पहले एक वक्ती तौर पे या आर्जी assessment order करेगा for the last completed tax year by adding the concealed asset। उस टैक्स पेयर का जो पिछला साल गुजरा है उससे रिलेटेड वो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर करेगा। अभी उसने असेसमेंट ऑर्डर नहीं किया, उसने प्रोविजनल वक्ती तौर पे असेसमेंट ऑर्डर किया है, जिसके अंदर वो ऐड कर लेगा वो एसेट जो इस बंदे ने छुपाया था। जैसे किसी की अगर लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ से उसको रेंट आ रहा है, तो उसने वो दिखाई नहीं है, तो अब वक्ती तौर पे एक असेसमेंट ऑर्डर करेगा जिसमें वो उस प्रॉपर्टी को ऐड करके उसकी इनकम भी लेगा और उसके ऊपर टैक्स मांगेगा। वेयर कमिश्नर और एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी, अब पिछले केस में क्या था, यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही थी आइडेंटिफाई, यहाँ पे है कि कमिश्नर या कोई और डिपार्टमेंट या कोई एजेंसी फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, अगर ये डिस्कवर कर लें कोई ऑफशोर एसेट ऑफ अ पर्सन, ये भी बाहर के एसेट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हो सकता है बंदे ने पाकिस्तान में कोई एसेट छुपाए हुए हैं, ठीक है, ये वाला सेक्शन पाकिस्तान के एसेट से रिलेटेड था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लेगा या डिस्कवर कर ले। यहाँ पे है आउटशोर्स ऑफशोर एसेट्स, यानी किसी दूसरे मुल्क के अंदर अगर किसी के एसेट हैं, वो कमिश्नर को पता लग गया या किसी और डिपार्टमेंट को पता लग गया, किसी एजेंसी को पता लग गया जो फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, तो फिर उस केस में भी वही सारा काम होगा जैसे हमने पिछले में पढ़ा है। दे में बिफोर इशूइंग एनी असेसमेंट ऑर्डर इशू अ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है, लास्ट कंप्लीटेड ईयर का। तो सेम यहाँ पे भी बिल्कुल वही सारा कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ऑफशोर है, वहाँ पे इम्पोर्टेड का वर्ड यूज़ हुआ था, यहाँ पे डिस्कवर का वर्ड यूज़ हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंट थी, यहाँ पे ये चार लोग हैं, एक दो तीन चार। अच्छा, द कमिश्नर शेल फाइनलाइज द ऑर्डर एज सुन एज प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकेबल। पहले उसने प्रोविजन असेसमेंट तो इशू कर दिया, अब वो मेन असेसमेंट भी जितनी जल्दी हो सका उसका ऑर्डर भी वो फाइनलाइज कर लेगा, जितना पॉसिबल हो सका, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सका उतनी जल्दी। अब यहाँ पे कंसील्ड एसेट की बात हुई है और कंसीलमेंट ऑफ इनकम की बात। तो कंसील्ड एसेट का मतलब क्या है? एनी प्रॉपर्टी और एसेट विच वाज एक्वायर्ड फ्रॉम इनकम चार्जेबल टू टैक्स, कोई भी ऐसा एसेट या प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी हो ऐसी इनकम से जिसके ऊपर टैक्स बनता था, उसको हम कहते हैं कंसील्ड एसेट। और कंसीलमेंट ऑफ इनकम की बात करें तो द सप्रेशन यानी छुपाना ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट और फेलियर टू डिस्क्लोज द टैक्सेबल इनकम। कंसीलमेंट ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ छुपाया है, कोई पैसे आपके पास आए थे आपने उसको छुपाया है, या कोई टैक्सेबल इनकम थी उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया, आप फेल हो गए हो डिस्क्लोज करने में, या आपने क्लेम कर ली है कोई डिडक्शन या एक्सपेंडिचर जो कि एक्चुअली हुआ ही नहीं है, ठीक है। और एनी एक्टर एफर्ट इन सेक्शन 11 है वो, बस इसको इसी तरह याद कर लें, 111 में जो लिखा हुआ है ये आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको ऐसे ही याद कर लें। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट है क्लेमिंग एनी इनकम रिसीट एज एग्जाम्प्ट विच इज़ एक्चुअली टैक्सेबल। आपने कोई ऐसी इनकम जो है उसको एग्जाम्प्ट में डाला हुआ है अपनी टैक्स में जो कि एक्चुअली टैक्सेबल थी। All of above will only be considered as concealment of income if it is proved that taxpayer has knowingly and willfully omitted these facts। कि अगर उसने जानबूझ के छुपाया है तो फिर इसको क्या समझा जाएगा कि उसने कंसीलमेंट ऑफ इनकम किया है, उसने अपनी इनकम छुपाई है। अच्छा, अब एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो कि है असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। समटाइम क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी जो है से इनहेरिटेंस में दो भाइयों के हिस्से में आ रही थी और वहाँ पे उन दोनों का डिस्प्यूट है कि ये मेरे हिस्से में आती है, वो कहता है मेरे हिस्से में आती है, या किसी भी केस के अंदर अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट आ रहा हो तो उससे रिलेटेड असेसमेंट की बात हो रही है। What is the time limitation for issuing an assessment order after receipt of final decision of court in respect of disputed property? अच्छा, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर दो लोग अपना अपना हक जमा रहे थे। अच्छा, उस सिलसिले में अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दी है, तो अब कितनी टाइम लिमिटेशन है जिसके अंदर अंदर इशू करनी होती है असेसमेंट ऑर्डर, जबकि आ जाए डिसीजन कोर्ट की तरफ से उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के से रिलेटेड। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट इन सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के अगर अंदर अगर डिस्प्यूट चल रहा है इससे रिलेटेड ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेके, हुज इनकम इज चार्जेबल, जिससे जो इनकम कमाई जा रही है उसके ऊपर टैक्स बनता है,
एन असेसमेंट ऑर्डर में बी इशूड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उसकी असेसमेंट ऑर्डर इशू करना होता है, ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कोर्ट डिसाइडेड द केस, जब कोर्ट ने डिसाइड किया, ठीक है, उसके 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर, सॉरी, जिस भी साल में कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है वो उसका असेसमेंट ऑर्डर इशू करना होता है, ठीक है। देर से एग्जांपल कर लेते हैं, से देयर इज़ अ डिस्प्यूट फॉर टैक्स ईयर 2010 और कोर्ट ने जो है वो डिसाइड किया है केस 12 मार्च 2019 में जाके। अब ये 12 मार्च 2019 कब ख़त्म हो रहा है, ये जाके 30/6/2019 को ख़त्म होगा। तो अब इसका असेसमेंट ऑर्डर कब तक आ सकता है, 30 जून 2020, यानी कि इस डेट के 1 साल के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू होना चाहिए। डिस्प्यूट कब था, 2010 से रिलेटेड था, फैसला कब आया, 2019 में, तो 2020 यानी कि 1 साल आपने काउंट करना है जब डिसीजन आए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है एविडेंस ऑफ असेसमेंट, ठीक है। एविडेंस, शवाहिद, असेसमेंट के शवाहिद की बात हो रही है। एनी असेसमेंट ऑर्डर इशूड विल नॉट बी क्वेश्ड और considered void for want of form, okay? या considered as invalid because of any reason of any mistake, ठीक है। अगर कोई भी असेसमेंट ऑर्डर जो है वो आपको लगता है कि फटा हुआ है या वाइड समझा जा रहा है, क्योंकि फॉर्म जो बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर किसी भी वजह से जो असेसमेंट ऑर्डर है वो आपको लग रहा है कि यार ये सही नहीं है, वो सही हालत में नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा, या किसी भी वो फॉर्म की तरह का नहीं है, प्रॉपर रीडेबल नहीं है, तो उसको वाइड नहीं आप कह सकते। या कोई भी और रीज़न हो उसमें आपको लगता है कि असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कोई मिस्टेक है, ग्रामर की या किसी और चीज़ की मिस्टेक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि असेसमेंट ऑर्डर जो है वो वाइड है या इनवैलिड है। इफ़ टैक्स पेयर इज़ डेजिग्नेटेड इन अकॉर्डिंग टू दी कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब ज़रा इस बात को समझिएगा, अगर एक बच्चा जो है से वो फेल हुआ है, उसके रिजल्ट कार्ड आया है और रिजल्ट कार्ड जो है वो थोड़ा सा फटा हुआ है या सही से पढ़ा नहीं जा रहा, या उसके ऊपर जो है ना कोई मिस्टेक हो गई है, नंबर कम ज़्यादा लिखे गए हैं लेकिन है वो फेल। अच्छा, उसके ऊपर अगर ये साबित हो जाए कि ये इस बंदे के नाम से आया है और ये भी क्लियर हो रहा है कि इसके ऊपर लिखा क्या जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डेजिग्नेटेड का मतलब है एड्रेस हुआ हुआ है अगर उस बंदे को कॉमन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, तो इसका मतलब है कि वो वैलिड ही है, ठीक है। असेसमेंट की एविडेंस क्या होगी कि अगर असेसमेंट ऑर्डर आपके पास आया हुआ है, बेशक वो स्क्रैच्ड है, या आपको लग रहा है कि वो सही फॉर्म की सूरत में नहीं है, या उसके ऊपर कोई मिस्टेक है, स्टिल वो समझा जाएगा कि वो उसी बंदे के लिए है जिसको वो एड्रेस किया गया है और उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसी बंदे से रिलेटेड लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम नया पोर्शन इस चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है अपील से रिलेटेड। आपने सुना होगा कि उस बंदे के अगेंस्ट केस चल रहा था, उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, उसने जाके लाहौर हाई कोर्ट में अपील कर दी, एंड सो ऑन। इस तरह की अपील्स क्या होती हैं कि किसी एक डिसीजन से अगर आप मुत्तफिक नहीं हो तो हायर अथॉरिटी के पास जाके आप अपील कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे टैक्स से रिलेटेड क्या है कि एक बंदा है जिसका नाम है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। ये बंदा अपील्स को डील करता है। एक तो ये बंदा है हमारे पास जिसके पास हम कमिश्नर का कोई फैसला अगर हमें लगता है कि सही नहीं है तो उसके पास जाके अपील कर सकते हैं। अच्छा, ये डिसीजन करेगा सबसे पहले देखो, सबसे पहले कमिश्नर ने आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर इशू कर दिया, आपको लगता है कि यार उसने मेरे साथ ज्यादती की है, तो आप इस बंदे के पास, ये भी एक कमिश्नर है लेकिन ये अपील्स वाला कमिश्नर है, आप इस बंदे के पास जाके अपील कर सकते हो। अच्छा, इसने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, एविडेंस वगैरह देखी, उसके बाद इसने भी जो फैसला किया आप उससे भी मुत्तमिन नहीं हो, तो अब आपके पास ऑप्शन है मजीद कि आप एक अपेलेंट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है, ठीक है, इसके पास चले जाओ। और ये एक अदारा सा आप बना कह लें कि एक बॉडी सी छोटी सी बनाई गई है, ट्रिब्यूनल बनाया गया है, आप इसके पास जाके अपील कर सकते हो इसके डिसीजन के ऊपर, ये अपील वाले कमिश्नर के ऊपर। अच्छा, ये भी क्या करेंगे, ये सारा केस देखेंगे, सारी जो है ना सुनवाई करेंगे, उसके बाद हो सकता है ये अपना फैसला सुनाए। अगर आप इसके फैसले से भी मुत्तमिन नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट भी यही काम करेगा, उसके बाद वो अपना फैसला देगा। अगर आप इसके फैसले से भी मुत्तमिन नहीं हो तो सबसे हाईएस्ट फोरम जो पाकिस्तान में है वो सुप्रीम कोर्ट है, आप यहाँ पे जाके अपील कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ अपील हो सकती है। अच्छा,
नॉर्मली बोर्ड के अंदर क्या होता है, एक चीफ कमिश्नर बैठा होता है, उसके नीचे कमिश्नर बैठा होता है, उसके नीचे ऑफिसर्स होते हैं जैसे एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और आप इन सब के अगेंस्ट जो है समटाइम जो है वो अपील्स वगैरह कर रहे होगे। नॉर्मली ये लोग आपको डील कर रहे होते हैं, इनके ऊपर ये बैठा होता है और इसके ऊपर ये बैठा होता है। टैक्स पेयर फाइल रिटर्न, तो जब हमें पता है कि जब टैक्स पेयर फाइल करता है रिटर्न तो यही समझा जाता है कि असेसमेंट ऑर्डर हो गया, और उसने कहा कि मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो 20 लाख रुपए है, उसने अपनी रिटर्न के अंदर 20 लाख की टैक्सेबल इनकम दिखाई। अच्छा, उसके बाद से के कमिश्नर ने उसका ऑडिट स्टार्ट कर दिया और उसको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ऑडिट स्टार्ट हुआ होगा, शोकास नोटिस हुआ होगा, उसने उसका रिप्लाई किया होगा, से कमिश्नर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसने अपनी असेसमेंट जो पहले अज्यूम असेसमेंट थी अब उसको अमेंड कर दिया। अच्छा, जब अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आएगा ना तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। एक तो आपके पास अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आएगा, उसमें यहाँ पे कुछ इंग्लिश वगैरह लिखी होगी कि भाई आपके मुताबिक ये था, हम ये इन सेक्शन से रिलेटेड करते करते यहाँ थे। फिर वो नीचे बता रहा होगा कि आपके रिटर्न के मुताबिक कितनी टैक्सेबल इनकम थी, आपको हम क्योंकि आपने गलती की है तो इसलिए अमेंड की गई है ना आपकी असेसमेंट, तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगा रहे हैं। फिर वो गलती क्या थी, वो कहता है कि अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था वो आपने ऐड नहीं किया तो वो हम ऐड बैक कर रहे हैं, और आपकी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थी वो एक्चुअल में बैड डेट नहीं थे तो हम उसको ऐड बैक कर रहे हैं, तो अब आपकी रिवाइज टैक्सेबल इनकम जो है वो 32 बन रही है। ये उसने एक असेसमेंट अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपको इशू किया, साथ साथ उसने एक डिमांड नोटिस भी इशू किया होगा। दो डॉक्यूमेंट इशू होते हैं आपके लिए, ठीक है। एक वो अपना ऑर्डर अमेंड करके आपको भेजता है, नया अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजता है, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी होती हैं, साथ एक वो डिमांड नोटिस भेजता है कि भाई अब ये जो 32 है ना, 32 यानी कि आप कह रहे थे 20 है, हम कह रहे हैं 32 है, तो ये एक्स्ट्रा इनकम आपकी 12 की निकल आई है। ठीक है, से 12 लाख की एक्स्ट्रा इनकम निकल आई है, तो इसके ऊपर आप 12 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स बताओ, टैक्स सॉरी टैक्स दो। कमिश्नर ये टैक्स भी निकाल के देगा कि इसके ऊपर आपका ये जो 12 की एक्स्ट्रा इनकम आई है, 20 के ऊपर तो उस बंदे ने दे दिया होगा, अब ये 12 बन गई है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के तहत, तो अब ये 12 के ऊपर मजीद इतना टैक्स बनता है ये दे दो। तो एक तो वो ऑर्डर देगा, साथ वो एक डिमांड नोटिस भी देगा कि इतना मजीद आपने टैक्स जमा करवाना है। अब टैक्स पेयर क्या करे, टैक्स पेयर को लगता है कि भाई मेरे साथ ज्यादती हो गया, तो टैक्स पेयर करे, प्रिपेयर करे ग्राउंड्स ऑफ अपील। अपील के लिए वो अपनी जो है ना वो बेसिस तैयार करे कि किस बेस के ऊपर उसने अपील करनी है, ग्राउंड्स बनाए किन किन फैक्ट्स के ऊपर उसको अपील करनी है कि क्यों उसके साथ ज्यादती हुई। ठीक है, वो बना सकता है कि पेनल्टी इज नॉट पे टू गवर्नमेंट, वो इसको पेनल्टी को नहीं पे करना चाहता, या वो कहता है कि प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज था, ये कमिश्नर कह रहा है कि अनरिकग्नाइज है तो ये भी उसने गलत किया, या वो कहता है कि ये जो इसने प्रोविजन ऑफ फॉर बैड डेट ऐड की है ये एक्चुअल में बैड डेट थे, ये प्रोविजन नहीं थी, तो इन बेसिस के ऊपर वो ग्राउंड्स बनाएगा। अब वो अपील कर सकता है कमिश्नर अपील के पास। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आती है कि सरकमस्टांसिस कौन से होते हैं जिनकी वजह से अपील की जा सकती है कमीशन अपील को, या व्हाट इज़ द फर्स्ट फॉरम फॉर फाइलिंग एन अपील। सबसे पहला फॉरम क्या होता है जब आपने कमिश्नर के अगेंस्ट अपील में जाना हो, तो वो फॉरम होता है अपील टू कमिश्नर अपील। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द फॉलोइंग ऑर्डर पास्ड बाय द कमिश्नर या ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ही मे फाइल एन अपील टू कमिश्नर अपील, तो वो अपील कर सकता है कमिश्नर अपील को। ठीक है, किन किन केसेस में वो अपील कर सकता है, थे ऑटोमेटेड एडजस्ट जो थी एडजस्टमेंट्स करता था कंप्यूटर जो था इनका एफबीआर वालों का, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें इसको कोई लग रहा है कि वो डिससेटिस्फाई है उसकी एडजस्टमेंट से, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी है, या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ गया आपके पास, तो इस केस में भी आप अपील कर सकते हो। वे पर्सन इज हेल्ड पर्सनली लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि आपका टैक्स काटा है, अगले बंदे ने जमा नहीं करवाया, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है कि भाई आप पर्सनली दोगे, तो आपको इसके ऊपर भी हो सकता है मेरा तो उसने काट लिया था, उसको जमा करवाना चाहिए था, मेरे से पर्सनली क्यों मांग रहे हो, तो इसकी बेस के ऊपर भी आप अपील कर सकते हो। वेयर ही इज डिक्लेयर्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन, कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन था, आपको कहा गया कि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, आपने टैक्स लेके जमा करवाना है, तो इसके ऊपर भी आप अपील कर सकते हो। या अपील अफेक्ट ऑर्डर होता है उसके ऊपर भी आप अपील कर सकते हो। या वेयर कमिश्नर रिफ्यूज टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक, आपको लगता है कमिश्नर ने कोई मिस्टेक किया है और आपने उसको कहा कि यार इसको ठीक करो, उसने कहा मैं नहीं करता, तो आप इसके ऊपर भी अपील कर सकते हो। या एन ऑर्डर विच इनहेंस असेसमेंट, रिड्यूस रिफंड और इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ पर्सन, या कोई ऐसा ऑर्डर आया जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ी है, या जो आपको रिफंड मिलना था वो कम हो गया, या आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी गई है, तो इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। अच्छा, अब
क्या कंडीशंस हैं अगर आप अपील करना चाहते हो? एन अपील कैन नॉट बी फाइल्ड इफ टैक्स पेयर हैज नॉट पेड द टैक्स अलोंग विद द रिटर्न। अगर आपने रिटर्न के साथ जो है वो टैक्स ही नहीं पे किया तो फिर तो आप अपील में जा ही नहीं सकते, ठीक है? अच्छा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग द अपील? अब रिक्वायरमेंट क्या है अगर आपने अपील फाइल करनी है? एन अपील शैल बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, इसका प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, एफबीआर की साइट के ऊपर होता है, आप उसके ऊपर अपील करोगे। बी वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब मैनर, उसको आप वेरीफाई करोगे जिस तरीके से वहाँ पे कहा गया है, आपने उस प्रिस्क्राइब मैनर के तहत उसको जमा करवाना है। इसके ऊपर आपने लिखनी है स्टेट ग्राउंड्स ऑफ अपील, किन बुनियादों के ऊपर आप अपील कर रहे हो, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा था कि वो कह रहा है कि भाई पेनल्टी जो है वो नहीं है सही, या वो कह रहा है प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज था, या बैड डेट एक्चुअल में थे, कोई भी जो आप ग्राउंड्स बनाना चाहते हो आप उसकी बुनियादें जो है वो लिखोगे। उसके बाद आपने इसकी फ़ीस जमा करवानी है। अच्छा, फ़ीस क्या है? अगर आप अपील कर रहे हो अगेंस्ट एन असेसमेंट, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट केसेस के अंदर आप कर सकते हो। से आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अगेंस्ट अपील कर रहे हो या अमेंडेड असेसमेंट के अगेंस्ट अपील कर रहे हो, तो ये वाला केस हो सकता है, या इसके अलावा सारे जो केसेस हैं वो, ठीक है? तो सॉरी, अगर आप अगेंस्ट असेसमेंट अपनी अपील करने जा रहे हो, तो अगर आप कंपनी हो तो आपने 5,000 करवाने हैं, और अगर आप कंपनी के अलावा हो तो आपने 2,500 कर। अच्छा, ये चेंज होते रहते हैं, एक दफ़ा आई कैप बुक से आपने इसको चेक भी करना है, वहाँ से काउंटर चेक कर लीजिएगा कि क्या अभी भी इतनी ही फ़ी है या चेंज हुई है। इसके अलावा असेसमेंट के अगेंस्ट अगर आप अपील नहीं कर रहे, किसी और चीज़ के अगेंस्ट आप कर रहे हो अदर केसेस में, तो आप अगर कंपनी हो तो 5,000, और अगर आप अदर देन कंपनी हो तो 1,000 आपने फ़ीस जमा करवानी है अपील के लिए। अच्छा, फिर आपने ये टाइम लिमिट्स को फॉलो करना है। इफ़ अपील रिलेट टू असेसमेंट और पेनल्टी, अगर आप असेसमेंट के अगेंस्ट अपील कर रहे हो तो इट विल बी लॉज, यानी आप अपील फाइल करोगे विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस। ये हमने पीछे डिमांड नोटिस पढ़ा था ना, कि डिमांड नोटिस आता है, ये जब आपसे टैक्स के लिए डिमांड नोटिस आपको भेजा गया, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने, अगर तो असेसमेंट के अंदर कोई मसला आपको लग रहा है तो आपने उसके 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अप्लाई करना है अपील के लिए। और अगर असेसमेंट के अलावा किसी और मैटर के ऊपर आपने अपील करनी है तो फिर विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस, ठीक है? अच्छा, ये सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस नहीं होगा यहाँ पे, सर्विस ऑफ नोटिस होगा शायद, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ये रिपीट हो गया। इसको भी आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, वहाँ से मेरे नोट से चेक कर लीजिएगा या आई कैप की बुक से चेक कर लीजिएगा। द बोर्ड में प्रिस्क्राइब मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ अपील, ठीक है? आप ये बैठ के एफपीआर की वेबसाइट से भी अपील फाइल कर सकते हो, उसके रिलेटेड भी बोर्ड जो है वो मैंने मैकेनिज्म बता रहा होता है कि इस तरीके से आप ऑनलाइन भी अपील फाइल कर सकते हो। अच्छा, मिस्टर मार्क ने रिसीव किया है डिमांड नोटिस 31/10/2012 को, अलोंग विद द टू पे टैक्स अलोंग विद द पेनल्टी। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट कमिश्नर हैज़ मेड एन अनड्यू डिमांड, उसको लगता है कि कमिश्नर ने गलत डिमांड की है। यू आर बीइंग हायर्ड एज टैक्स एक्सपर्ट टू फाइल एन अपील विद द कमिश्नर अपील एज सुन एज पॉसिबल, उसका आपने बताना है। तो एन अपील कैन बी लॉन्च या फाइल विद इन विद द कमिश्नर अपील विद इन 30 डेज, ठीक है? ये 30/11 यानी कि मैक्सिमम टाइम है, 31/10 को उसको आया है डिमांड नोटिस, और अब उसमें 30/11 से अंदर अंदर जो है ना वो कर सकता है अपील। अच्छा, कैन अपील बी फाइल्ड टू कमिश्नर अपील आफ्टर द प्रिस्क्राइब लिमिट, क्या हो सकता है वो 30 दिन गुजर गए हों उसके बाद आप अपील करवाओ, अपील करो कमिश्नर अपील को। कमिश्नर अपील में एडमिट एन अपील आफ्टर 30 डेज इफ़ अ गुड कॉज इज़ शोन, अगर आप उसको एक अच्छी वजह बयान कर सको तो वो हो सकता है 30 दिन के बाद भी अपील आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसको कबूल कर ले, ठीक है? लेकिन इसके लिए लाजमी है कि आपने उसको अप्लाई करना है 30 दिनों के बाद। अच्छा, अब प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं, अपील का प्रोसीजर क्या होता है। द कमिश्नर अपील शैल गिव नोटिस ऑफ द डे ऑफ हेयरिंग, जब आपने अपील कर दी कमिश्नर अपील को तो अब वो सुनेगा केस, ठीक है? तो उसने नोटिस देना है कि किस दिन आपकी हेयरिंग है। ये नोटिस किसको जाएगा? जिसने अपील की है उसको और कमिश्नर। अच्छा, इफ़ कमिश्नर अपील थिंक दैट टैक्स रिकवरी शैल कॉज अनड्यू हार्डशिप, अगर उसको लगता है कि यार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है और इसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी ये टैक्स जमा करवाने में टैक्स पेयर को, तो ही मे स्टे रिकवरी अप टू 30 डेज आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर, तो वो कमिश्नर को बुलाएगा, उसकी बात सुनेगा, उसके बाद कहेगा कि यार इसकी रिकवरी 30 दिनों के लिए रोक दो आप,
क्योंकि अगर इससे रिकवरी कर ली तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने जा रहा है। तो पहले केस सुन लें 30 दिनों तक, इसकी रिकवरी रोक देते हैं। द कमिश्नर अपील में स्टे रिकवरी फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर प्रोवाइडिंग द कमिश्नर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। अच्छा, वो 30 दिन पहले गुजर गए, मजीद 30 दिन के लिए भी वो रिकवरी रोक सकता है या स्टे कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी शर्त यह है कि पहले वो कमिश्नर की बात सुनेगा, उसको बुला के उसकी बात सुनेगा और फिर उसे कहेगा कि यार 30 दिन के लिए हम इसको स्टे पे लगा रहे हैं। However, in this case, Commissioner shall pass an order on appeal in said period of 30 days. पहले तो 30 दिन के लिए उसने स्टे दे दिया, अगर उसने दोबारा 30 दिन के लिए स्टे देना है तो फिर शर्त यह है कि कमिश्नर अपील ने अब 30 दिन वो जो दिए ना उसने, उसके अंदर अंदर फैसला सुनाना। अच्छा, द कमिश्नर अपील में एडजोर्न द हियरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि यार नेशनल असेंबली जो है वो बैठी हुई थी और एडजोर्न कर दी है मीटिंग। मीटिंग एडजोर्न की जा सकती है, मतलब उसको आज अगर हियरिंग है तो इसको कहा जा सकता है कि अगले हफ्ते तक हम इसको एडजोर्न करते हैं, अगले हफ्ते दोबारा बैठ के सुनेंगे। इसी तरह कमिश्नर अपील भी एडजोर्न कर सकता है हियरिंग, जब उसका दिल करे टाइम टू टाइम वो करता रहेगा। कैन टैक्सपेयर बिफोर हियरिंग ऑफ अपील फाइल न्यू ग्राउंड्स ऑफ अपील नॉट स्पेसिफाइड इन द ग्राउंड्स ऑफ अपील। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि आपने जब पहली दफ़ा अपील फाइल की ना तो आपने कुछ ग्राउंड्स जो हैं वो लिख के दिए कि इस इन बेसिस के ऊपर मैं अपील करने जा रहा हूँ। बाद में आपको याद आया कि यार इसमें एक और ग्राउंड भी ऐड करना था, ठीक है, वो पहले मिस हो गया, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? द कमिश्नर अपील मे बिफोर हेयरिंग एन अपील अलाउ एन एपेलेंट टू फाइल न्यू ग्राउंड्स। हो सकता है कि कमिश्नर अपील आपको इसकी इजाज़त दे दे अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो आपसे हुआ है वो गलती से हो गया, आपसे पहले ये ग्राउंड जो है गलती से रह गया था। अच्छा, कमिश्नर अपील में बिफोर डिसाइडिंग द अपील, वो फैसला सुनाने से पहले कॉल करेगा पर्टिकुलर्स को और मेक करेगा इंक्वायरी थ्रू कमिश्नर, मतलब वो मज़ीद कोई शवायद मंगवा सकता है और वो मज़ीद इंक्वायरियाँ भी कर सकता है कमिश्नर के थ्रू। कैन कमिश्नर अपील एक्सेप्ट एनी एविडेंस विच वाज नॉट प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर। देखो आप अब क्या है, ये है कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू बैठा हुआ है अपील वाला, ठीक है, ये अपील वाला कमिश्नर है, ये टैक्स पेयर है और ये कमिश्नर है। अच्छा, पहले ये टैक्स पेयर ने कमिश्नर के साथ भी बातचीत की होगी, जाहिर सी बात है, कमिश्नर इसको शोकास नोटिस भेजा होगा, इसने इसका जवाब दिया होगा, उसके बाद कमिश्नर ने जो है ना वो अमेंड की होगी असेसमेंट। तो कमिश्नर ने हो सकता है इससे कुछ चीज़ें मांगी हों जो इसने कमिश्नर को ना दी हों, या कमिश्नर ने भी मांगी, इसने खुद से कोई ऐसी शवाहिद या एविडेंस ना दी हो आज जो वो इसके सामने रख रहा है। तो क्या ये इसको एक्सेप्ट कर सकता है कि यार तुमने इस बंदे जिस बंदे ने तुम्हारे अगेंस्ट फैसला सुनाया उसको कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया था, तुम मेरे सामने क्यों कर रहे हो? तो क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है ऐसा डॉक्यूमेंट? The commissioner appeals shall not accept any documentary evidence which was not produced before the commissioner। तो वो कोई ऐसा शवायद कोई ऐसे शवायद जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जो पहले कमिश्नर के सामने नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखें, मेरा और अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है, मैं आपके अगेंस्ट कोई फैसला सुनाने जा रहा हूँ, मैं आपसे कहूँगा कि भाई मुझे एविडेंस ला के दो कि मैं फैसला क्यों ना सुनाऊँ, मैं आपको शोकास नोटिस देता हूँ। अगर आप मेरे सामने कोई ऐसे शवायद नहीं रखते, ठीक है, और मैं आपके अगेंस्ट फैसला सुना देता हूँ, तो मेरे सामने तो वो शवायद आए नहीं जिनकी बेस के ऊपर मैं वो फैसला शायद ना सुनाता। अब वो आप मेरे अगेंस्ट जो अपील कर रहे हो उस बंदे के सामने आप जो है कमिश्नर अपील के सामने वो शवायद रख रहे हो, तो अब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई ये पहले तुमने इसके सामने रखने थे ना जब ये फैसला सुना रहा था, तो अगर उसके सामने नहीं रखे तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है? लेकिन यहाँ पे स्टिल रिलैक्सेशन है। होएवर ही मे एक्सेप्ट इफ देयर वाज रीजनेबल कॉज। अगर उसको कोई एक जस्टिफाइड रीज़न दे दो कि यार इस वजह से मैंने इसके सामने नहीं रखे थे या मैं लेके गया था ये सुन नहीं रहा था बात, कोई भी जस्टिफाइड रीज़न है, फिर हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले। डिसीजन इन अपील, विच टाइप ऑफ ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय कमिश्नर अपील। किस तरह की वो डिसीजन दे सकता है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल और डिसीजन ऑफ अपील, जब वो फैसला सुनाने लगेगा। इन डिसाइडिंग, ठीक है, या डिस्पोजिंग द अपील, कमिश्नर अपील में make an order to confirm, modify or cancel the assessment order after examining the evidence or causing inquiry। अच्छा, अब कैसा फैसला दे सकता है? हो सकता है वो कमिश्नर अपील कहे, कमिश्नर अपील कहे कि जो कमिश्नर का ऑर्डर है मैं उसको कहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, आपकी इतना ही बनता था, आपने पहले टैक्स कम दिया है, जो भी इसने ऑर्डर किया है मैं उसके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, तो वो उसके ऑर्डर को कंफर्म भी कर सकता है। हो सकता है उसमें वो थोड़ी बहुत चेंजेस कर दे, हो सकता है वो बिल्कुल उसको कैंसिल कर। ये सारा काम वो कब करेगा? जब वो एविडेंस को एग्जामिन कर लेगा और मजीद इंक्वायरीज कर लेगा, उसके बाद फैसला सुनाएगा।
कैन कमिश्नर अपील इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा, क्या कमिश्नर अपील कोई असेसमेंट ऑर्डर की अमाउंट को भी बढ़ा सकता है? ठीक है। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ये बंदा है, ठीक है, ये कमिश्नर अपील है, ये टैक्स पेयर है, ये कमिश्नर अपील है। अच्छा, ये जो है वो कमिश्नर है। कमिश्नर ने इसको कहा कि तुमने 20 रुपये टैक्स देना। ये इसने कहा नहीं, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, मेरा तो 10 रुपये बनता है या कुछ भी। ये इसके पास चला गया अपील लेके। इसने सारा केस सुना। इसने कहा भाई मैंने सारा केस शायद वगैरह सुन देखने के बाद, केस सुनने के बाद मेरे हिसाब से तो तुम्हारे 25 रुपये बनते हैं। क्या ये ऐसा कर सकता है? ठीक है, कि जो इसने मांगा है उससे ज़्यादा कर दे। कमिश्नर अपील कैन ओनली इंक्रीज एन असेसमेंट और डिक्रीज द रिफंड। ये कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिसमें इस टैक्स पेयर को नुकसान हो रहा है, जो इसके पास कोई बेनिफिट लेने के लिए आया था या रिलीफ लेने के लिए आया था, उल्टा इसको नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ उस सूरत में ये कर सकता है जब ये एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि इस बंदे को, टैक्स पेयर को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्यों ना करूं। मतलब अगर ये आपका असेसमेंट ऑर्डर बढ़ाना चाहता है या आपका रिफंड कम करना चाहता है कमीशन अपील, तो ये पहले आपको प्रॉपर मौका देगा कि भाई आप इसके सामने साबित करो कि ये नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप साबित नहीं कर सकते और ये मौका दे चुका है आपको, तो उसके बाद ये बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इफ़ आफ्टर डिसीजन ऑफ एन अपील। अच्छा, अगर कोई अपील की डिसीजन आ जाती है, ठीक है, और ये खास करके किससे रिलेटेड है? एओपी से रिलेटेड है। एओपी आपको पता है उसके मेंबर्स भी होते हैं। अगर कोई डिसीजन आ गया अपील से रिलेटेड, एनी चेंज इज मेड इन असेसमेंट ऑफ एओपी, और कोई चेंज आई है असेसमेंट के अंदर एओपी से रिलेटेड, और न्यू असेसमेंट ऑफ एओपी इज ऑर्डर, या एक नई असेसमेंट ऑर्डर कर दी गई है एओपी के खिलाफ, तो कमिश्नर अपील अब अथोराइज कर देगा कमिश्नर को, ठीक है, जो पहले इनके साथ डील कर रहा था कमिश्नर, कि अब तुम अमेंड कर सकते हो असेसमेंट एओपी के मेंबर्स की भी। ठीक है, से ये एओपी थी, इसके 2 मेंबर थे। ये जो था ये कमिश्नर था। एओपी और ये 2 मेंबर्स, ये अलग अलग बंदे हैं ना। एओपी एक बिजनेस है, ये दोनों इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, दोनों पर्सन अलग अलग हैं। ये अलग पर्सन है, ये दोनों अलग पर्सन है, एओपी से अलग हैं। अच्छा, कमिश्नर और एओपी के दरमियान में कोई मसला था। एओपी चली गई कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील ने क्या कर दिया कि असेसमेंट चेंज कर दी या नई असेसमेंट दे दी। अब कमिश्नर अपील कमिश्नर को कहेगा कि भाई ये जो 2 इसके मेंबर हैं ना, क्योंकि एओपी का शेयर इनकी इनकम में भी जा रहा है, तो क्योंकि असेसमेंट चेंज हो गया, तो अब तुम इनकी भी अमेंड कर सकते हो असेसमेंट। ठीक है, इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट फॉर अमेंडिंग द असेसमेंट विल नॉट अप्लाई। इसमें वो जनरल टाइम जो है वो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। decision in appeal. What is the time limitation within which commissioner is required to decide an appeal? कमिश्नर अपील के पास क्या टाइम की लिमिटेशन है जिसके अंदर उसने डिसीजन करनी है अपील के अगेंस्ट? आफ्टर डिसीजन, कमिश्नर अपील shall specify the amount of tax upheld and serve an order to appellant and commissioner. ठीक है, the commissioner appeal will pass an order within 120 days of filing the appeal। यानी कि जब उससे अपील फाइल हुई है उसके 120 दिनों के अंदर अंदर उसने क्या करना है? फैसला सुनाना है। लेकिन उसको फर्दर 60 डेज के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 120 दिन है इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो शामिल नहीं होंगी। फॉलोइंग टाइम विल नॉट बी काउंटेड इन अबव। एडजोर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ एप्लेंट, यानी टैक्स पेयर की रिक्वेस्ट के ऊपर अगर केस को एडजोर्न किया गया है, डिले किया गया है, या पोस्टपोन हुआ है ड्यू टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग, या ये केस इधर चल रहा था और टैक्स पेयर जो है वो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो कमेटी है उसके पास चला गया कि भाई आप मेरा हल करो, मुझे नहीं लगता इससे कोई फैसला आएगा, तो इसकी वजह से जो टाइम वेस्ट हुआ है वो इसमें काउंट नहीं होगा। अच्छा, अब हम आ गए हैं कमिश्नर अपील से ऊपर वाली अथॉरिटी के पास, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल। अपॉइंट कब होता है एपलेट ट्रिब्यूनल? इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अच्छा, देयर शैल बी स्टैब्लिश एन appellate tribunal to be called appellate tribunal in their revenue to exercise the power and perform the functions। ठीक है, हमेशा जो है एक appellate ट्रिब्यूनल जो है, जिसको appellate ट्रिब्यूनल इन देयर रेवेन्यू कहा जाता है, वो स्टैब्लिश किया जाएगा जो अपनी पावर्स और फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। द appellate ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, इसके अंदर एक चेयरमैन बैठा करेगा, जुडिकल, ठीक है, जुडिशियल
एक लॉ का माहिर बैठा करेगा, कानून का माहिर, और एक अकाउंटेंट मेंबर बैठा करेगा। इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। एपलेट ट्रिब्यूनल में 3 लोग बैठे होंगे, एक उसका चेयरमैन होगा, एक जो होगा वो जुडिशल यानी कि लॉ का माहिर होगा, और एक बंदा अकाउंटेंट होगा। ये 3 लोगों को मिला के एपलेट ट्रिब्यूनल बनता है, और इनको अपॉइंट कौन कर रहा होता है? प्राइम मिनिस्टर। अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। ये जो कानून का माहिर है, कानून वाला बंदा, वो अपॉइंट होगा अगर ही हैज़ बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट। अगर वो हाई कोर्ट का जज रह चुका है, वो बंदा यहाँ पे हायर किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। इज़ और हैज़ बीन डिस्ट्रिक्ट जज, या डिस्ट्रिक्ट जज वो रह चुका हो। इज़ एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट विद आ स्टैंडिंग और नॉट लेस देन 10 years, और उसने 10 साल जो है वो एज हाई कोर्ट के वकील के तौर पे काम किया हो, तो इसमें से कोई बंदा जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है मेंबर के तौर पे एपीलेट ट्रिब्यूनल में एज जुडिशियल। अच्छा, या उसके पास कोई पोजेस करता हो ऐसी क्वालिफिकेशन जो बताई गई हो, ये एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो कौन जुडिशियल बन सकता है एपीलेट ट्रिब्यूनल में? या ये, या ये, या ये, और या ये वाला। 4 पॉइंट्स हैं इसमें। अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अकाउंटेंट मेंबर ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल। अब अकाउंटेंट को हायर करने या अपॉइंट करने की बात हो रही है, वो कौन होगा? वो होगा इज़ एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, यानी कि वो कोई ऑफिसर होगा एफपीआर का, ठीक है। उसकी सर्विस होगी इक्वलेंट इन रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के रैंक का होना चाहिए वो बंदा। या इज़ अ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, या ये लोग होंगे, ठीक है। या तो वो ये होगा चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, या वो कमिश्नर या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील होगा, और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज कमिश्नर। या तीसरा पॉइंट, हैज़ प्रैक्टिस प्रोफेशनली एज चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 10 year, या उसने 10 साल के लिए जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे अपनी फर्म चलाई हो, प्रैक्टिस कर रहा हो। या उसने प्रैक्टिस की हो प्रोफेशनली एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी अपनी फर्म बना सकते हैं, इसने भी 10 साल के लिए अपनी फर्म एटलीस्ट चलाई हो, तो फिर ये भी इसका मेंबर बन सकते हैं एज अकाउंटेंट मेंबर। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनिंग और बेंच, ये बेंच होता है अपनी ट्रिब्यूनल, बेसिकली एक बेंच होता है जिसमें एक चेयरमैन होता है और 2 और लोग होते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनिंग ऑफ बेंच एंड प्रोसीजर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल रेवेन्यू शैल बी रेगुलेटेड बाय रूल्स विच द प्राइम मिनिस्टर में प्रिस्क्राइब। इसके रूल्स कौन बनाएगा? रेगुलेट कैसे होगा ये पूरा बेंच? इसके रूल्स बनाएगा प्राइम मिनिस्टर, उसके हिसाब से ये रेगुलेट हुआ करेगा। सेकेंड फॉरम ऑफ अपील फाइलिंग, ये सेकेंड फॉरम है, पहला कौन सा था? कमिश्नर अपील था। वेयर द टैक्स पेयर और कमिश्नर, अच्छा, ऑब्जेक्ट्स टू द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील। देखो, टैक्स पेयर, ये टैक्स पेयर था, ये कमिश्नर था। टैक्स पेयर चला गया कमिश्नर के किसी फैसले से मुत्तफिक ना होने की वजह से कमिश्नर अपील के पास। अच्छा, इसने अब फैसला सुनाया, हो सकता है ये इसके हक में फैसला सुना दे, हो सकता है ये इसके हक में फैसला सुना दे। तो अगर ये टैक्स पेयर के हक में फैसला सुना देता है, तो ये जो कमिश्नर है ये इससे ऊपर वाली अथॉरिटी में चला जाएगा, जो कि है ये जो बेंच है एपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके पास जा सकता है। अगर ये फैसला कमिश्नर के हक में सुना दे तो टैक्स पेयर इधर जा सकता है। ये सेकंड फॉरम होता है जहाँ पे आप अपील कर सकते हो, यहाँ पे टैक्स पेयर भी जा सकता है और कमिश्नर भी जा सकता है। द टैक्स पेयर और कमिश्नर में फाइल एन अपील टू दी एपीलेट ट्रिब्यूनल, और ये फाइल कर सकते हैं अपील एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। रिक्वायरमेंट क्या है आपको अगर आप फाइल करना चाहते हो एपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपील? तो ये प्रिस्क्राइब फॉर्म पे होनी चाहिए, ये वेरीफाइड होनी चाहिए प्रिस्क्राइब मैनर में, साइन सून आपने करने हैं, उसके बाद इसकी फ़ी आपने पे करनी है, ठीक है। और एपीलेट ट्रिब्यूनल को विद इन 60 days जो है सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कमीशन अपील आपने ये फाइल करनी ही करनी है। यानी कि आपके अगेंस्ट को फैसला आया है तो आप कमीशन अपील के पास चले गए, कमीशन अपील ने अगर आपके अगेंस्ट को फैसला दिया तो विद इन 60 days आप अपील में जा सकते हो एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब ये डेज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जितने भी आएंगे ये डेज के ऊपर ही वो आपको घुमाएगा एक ऐप, तो इनको टाइम और ये डेज लिमिट जो टाइम की है इसके ऊपर बहुत अच्छे से करना है, और जितनी मैक्सिमम आप पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेहतर होता जाएगा। अच्छा, प्राइस प्रिस्क्राइब फी भी बताई गई है, 5,000 होगी कंपनी के केस में, 2500 होगी अदर केस में। ये सिंपल इसमें एक ही पॉइंट बताया गया है। अच्छा, उसके बाद है कैन अपील बी फाइल्ड टू ATR आफ्टर प्रिस्क्राइब लिमिट।
क्या 60 दिन गुजरने के बाद भी आप फाइल कर सकते हो अपील? जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था ऐसे इधर भी है कि आप कर सकते हो, अगर आपके पास जो है एक अच्छी वजह है कि आपने क्यों नहीं पहले की थी। अच्छा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिमांड रेज व्हेन टैक्स पेयर इज गोइंग टू फाइल एन अपील टू एफटीआर, ATIR, सॉरी, अपील ट्रिब्यूनल इन रेवेन्यू। तो क्या स्टेटस होगा जो डिमांड टैक्स पेयर से की गई थी अगर वो फाइल कर देता है अपील ATIR को? इफ टैक्स पेयर हैज फाइल्ड एन अपील, द टैक्स एज पर असेसमेंट ऑर्डर विल स्टिल बी पेएबल। चाहे वो अपील कर दे, ये स्टिल पेएबल रहता है। होएवर टैक्स पेयर कैन अप्लाई ट्रिब्यूनल फॉर स्टे ऑफ रिकवरी। तो इसके लिए उसको स्टे के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि देखो मेरे से कमिश्नर अपील ने मेरे खिलाफ फैसला किया, मुझे अब टैक्स देना है। तो अगर आपने अपील कर दी है अपील ट्रिब्यूनल में तो आपको टैक्स तो वो देने ही देना है, लेकिन आप उसको एक और अपील कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो कि यार ये स्टे दे दो मुझे रिकवरी के ऊपर, ठीक है, जब तक आप केस सुन रहे हो मेरे से टैक्स ना लिया जाए। ये किया जा सकता है। On receiving application, if tribunal consider that recovery of tax shall cause undue hardship to taxpayer, ये वही पॉइंट है जैसा हमने पीछे पढ़ा है, तो वो स्टे कर देता है रिकवरी को अप टू 180 डेज तक। यहाँ पे स्टे आपको 180 दिनों तक मिलता है। ही विल बी डन इट विल बी डन आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड। तो वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी क्या होगा, कमिश्नर को सुनने के बाद ये रिकवरी में स्टे दिया जा सकता है 180 दिनों का। The stay order shall expire in 180 days of the date it is made, ठीक है। No commissioner shall proceed with the recovery। तो जैसे ही 180 दिन खत्म हो, चाहे फैसला आया या ना हो, कमिश्नर जो है वो रिकवरी की तरफ जा सकता है। Further, in computing the above 180 days, the period for which recovery of the tax was stayed by the High Court shall be excluded। अच्छा, हो सकता है सेम टाइम पे ना हाई कोर्ट के पास भी आप चले जाओगे, यार ये मेरे से रिकवरी करना चाह रहे हैं, तो ये रिकवरी आप काइंडली स्टे इसके ऊपर दे दो, ना रिकवरी की जाए। तो अगर उसने रिकवरी दी, उसने स्टे दिया हुआ रिकवरी के ऊपर, तो वो 180 डेज के अंदर काउंट नहीं होगा। अच्छा, अब ये फैसला कैसे सुनाएगा अपील्स के ऊपर अपीलेट ट्रिब्यूनल? अपीलेट ट्रिब्यूनल में बिफोर डिसाइडिंग एन अपील कॉल फॉर द पर्टिकुलर्स, ये भी शायद मंगाएगा, फिर फर्दर इंक्वायरी करेगा कमिश्नर के थ्रू जैसे वो करता था कमिश्नर अपील। सेम वही पॉइंट है। द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हेयर द पार्टीज एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय एनी ऑफ द पार्टी ऑन द डेट ऑफ हेयरिंग, ठीक है, वो दोनों को सुनेगा, उन दोनों को बुलाएगा, उनको हेयरिंग की डेट देगा, उनकी बात सुनेगा। अगर कोई उस दिन नहीं आता या डिफॉल्ट करता है हेयरिंग से, तो ट्रिब्यूनल में प्रोसीड एक्स पार्टी टू डिसाइड द अपील ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स। तो क्योंकि एक बंदा उनमें से मिसिंग है, से टैक्स पेयर नहीं आ रहा हेयरिंग के ऊपर या कमिश्नर नहीं आ रहा, तो जितनी उसके पास मौजूद शवाहिद हैं उसकी बेस के ऊपर वो एक्स पार्टी फैसला कर देगा, ठीक है, बगैर सुने दूसरी पार्टी को वो फैसला कर देगा अगर हेयरिंग की डेट के ऊपर वो दूसरी पार्टी नहीं आ रही। अच्छा, टाइम लिमिटेशन फॉर डिसीजन इन अपील टू ATIR, ठीक है। अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड दी अपील विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स फाइलिंग। अपील फाइल होने के 6 महीने के अंदर अंदर इसमें फैसला करना हो। अब ये दिन याद रखिएगा, कमिश्नर अपील ने कितने दिनों के अंदर करना होता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कितने दिनों के अंदर करना होता है। ऑर्डर विच कैन बी पास बाय ATR एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल और डिसीजन ऑफ अपील, ठीक है। तो वो कैसे ऑर्डर पास कर सकता है जब वो डिसीजन दे रहा होगा। वेयर द अपील रिलेट टू असेसमेंट ऑर्डर, द अपीलेट ट्रिब्यूनल मेक एन ऑर्डर। अगर असेसमेंट ऑर्डर से रिलेटेड है तो वो उसको अफर्म कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या कैंसिल कर सकता है, ठीक है? या रिमांड कर सकता है कमिश्नर या कमिश्नर अपील को, ठीक हो। अब देखिए ज़रा, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप गए हो, उसने सारा केस सुना, उसके बाद दो ऑप्शन है। या तो वो इस नतीजे पे पहुंच गया है कि सब कुछ सही है, तो फिर जो फैसला कमिश्नर अपील की तरफ से आया है वो उसको कंफर्म कर सकता है कि यही फैसला रहेगा। हो सकता है वो उसको मॉडिफाई कर दे, हो सकता है वो उसको बिल्कुल कैंसिल कर दे, भाई तुमने बिल्कुल गलत फैसला दिया था। अच्छा, साथ साथ वो ये भी कर सकता है कि भाई केस को दोबारा भेज दे कमिश्नर के पास या कमिश्नर अपील के पास, के दोबारा इसको सुनो, ठीक है, फॉर मेकिंग फर्दर इंक्वायरी। वेयर अपील रिलेट टू डिसीजन अदर देन असेसमेंट, असेसमेंट के अलावा अगर कोई उसके पास केस आया हुआ है तो ट्रिब्यूनल में मेक एन ऑर्डर टू अफर्म वेरी और अनल द डिसीजन। तो यही ऊपर वाले काम वो इसके रिलेटेड भी कर सकता है। कैन ATIR इंक्रीज द अमाउंट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, ये जो हमने उसके कमीशन अपील के बारे में पढ़ा था, सेम वही यहाँ पे क्वेश्चन है। इसमें भी क्या होगा कि वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी देगा टैक्स पेयर को पहले कि वो अपनी बात सुना सके, उसके बाद वो उसको बढ़ा सकता है।
इफ़ आफ्टर डिसीजन ऑफ एन अपील, ठीक है, एनी चेंज आ रही है असेसमेंट ऑफ एओपी, तो अब नई असेसमेंट ऑफ एओपी के साथ वो ऑर्डर जब करेगा तो वो एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कहेगा, अथराइज कर सकता है कमिश्नर को कि वो अमेंड कर सकता है असेसमेंट एओपी के मेंबर्स की भी। ठीक है, ये सेम वही पॉइंट है जो कमिश्नर अपील में हमने पढ़ा था। Appellate tribunal shall communicate its order to taxpayer and the commissioner। तो ये दोनों को ऑर्डर भेजेगा, सेम ये भी पॉइंट रिपीट हो रहा है। अंडर विच सर्कमस्टांसिस द डिसीजन पास बाय एपीलेट ट्रिब्यूनल इज फाइनल, किन हालात में ये समझा जाएगा जो एपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला किया वो फाइनल है, मजीद इसके ऊपर अब कहीं पे जाके आप अपील नहीं कर सकते। इफ़ द ऑर्डर रिलेट टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर है सवाल, तो इसके ऊपर जो अपील ट्रिब्यूनल ने फैसला किया वो फाइनल होगा, इसके ऊपर आप मजीद अपील नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले हमने कमिश्नर अपील पढ़ा, उसके बाद अपील ट्रिब्यूनल पढ़ा, अब हम उससे हायर अथॉरिटी के पास आ गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट। ठीक है, रेफरेंस एप्लीकेशन बिफोर हाई कोर्ट या रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अपील ट्रिब्यूनल के बाद अगर आप फिर भी मुतमिन नहीं है टैक्स पेयर या कमिश्नर, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। What are the requirement and the time limitation for filing an application या appeal, filing an appeal to high court? तो जो भी agreed person होगा, यानी कि जो भी ऐसा लग रहा है जिसके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हो, जो भी आप कह लो जिसके साथ भी ज़्यादती हुई है उसको agreed person लीगल वर्डिंग में कहा जाता है। ठीक है, वो हो सकता है टैक्स पेयर हो सकता है कमिश्नर हो। अगर टैक्स पेयर को लगता है कि मेरे साथ एपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी ज्यादती की है तो वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है, अगर कमिश्नर को लगता है कि नहीं गलत फैसला आया है तो वो भी हाई कोर्ट में जा सकता है। एग्रीड पर्सन और कमिश्नर, ठीक है, ये दूसरा कमिश्नर में रेफर एन एप्लीकेशन विद द स्टेटमेंट ऑफ द केस टू हाई कोर्ट विद इन 90 डेज ऑन रिसीट ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। ठीक है, तो इसके फैसला आने के 90 दिनों के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एप्लीकेशन शैल बी मेड ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म, ठीक है, एंड शैल स्टेट द क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसमें लिखा जाएगा कि क्या इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है। एप्लीकेंट एप्लीकेशन शैल बी अकाउंटेड बाय द फी ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, कमिश्नर ने ये फ़ी पे नहीं करनी, अगर टैक्स पेयर हाई कोर्ट में जा रहा है तो उसने 100 रुपये की फ़ी पे करनी है। द स्टेटमेंट टू हाई कोर्ट शैल स्टेट, इसमें क्या लिखा जाएगा, फैक्ट लिखे जाएंगे, द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रिब्यूनल एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, कि जिस पॉइंट के ऊपर आपको लगता है अपील ट्रिब्यूनल ने गलत फैसला किया है वो पॉइंट आप लिखो, बताओ उसका फैसला क्या था अपील ट्रिब्यूनल का, और सारे फैक्ट्स लेके आप हाई कोर्ट जा चले जाओ। आफ्टर एप्लीकेशन, इफ हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज, हाई कोर्ट, अगर ये पहले हाई कोर्ट फैसला करेगा कि वाकई में इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो इसमें है, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो वो हेयरिंग आगे करेगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो यहाँ से ही खत्म हो जाएगा केस। रेफरेंस टू हाई कोर्ट शैल बी हेड बाय बेंच ऑफ एटलीस्ट 2 जजेस, तो जो भी यहाँ पे आएगा रेफरेंस उसको 2 जज सुनेंगे जिनका एक बेंच बनेगा। The High Court, after hearing the reference, shall decide the question of law and pass a judgment specifying the grounds। ठीक है, the copy of judgment will be sent to appellate tribunal, उसकी कॉपी appellate tribunal को भेजी जाएगी। What is the status of tax demand arise as consequence of order of appellate tribunal if the taxpayer has filed reference to जो है ना वो हाई कोर्ट में कर दिया। देखो, अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल ने आपके अगेंस्ट फैसला सुनाया और आपको अब कोई टैक्स देना है और आप फाइल कर देते हो रेफरेंस हाई कोर्ट में, तो फिर क्या उसका स्टेटस होगा जो डिमांड की गई है टैक्स की आपसे। इफ़ अ रेफरेंस इज मेड टू हाई कोर्ट, द टैक्स शैल बी स्टिल पेएबल एज पर द ऑर्डर ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर भी आपको वो टैक्स देना ही पड़ेगा अगर आप हाई कोर्ट में चले जाते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, स्टे ले सकते हो, अभी हम वो भी पढ़ लेते हैं। When the stay order regarding the recovery of tax passed by High Court will cease to have effect। अच्छा, if recovery of tax is stay by the High Court, अगर High Court ने stay दिया हुआ था कि रिकवरी ना करो, this order shall expire in 6 month, 6 मंथ के लिए वो आपको जो है वो दे सकता है स्टे। अगर ये 6 मंथ गुजर जाते हैं तो फिर क्या होगा, एक्सपायर होते ही अपील इट डिसाइडेड, ज़रा इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं। If recovery of tax is stayed by High Court, this order shall expire in 6 months from the day it was passed। Order will expire immediately। Order कब expire हो जाएगा, if appeal is decided, अगर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो अब वो जो स्टे ऑर्डर था वो ख़त्म हो गया, या ऑर्डर इज़ विड्रॉ बाय द हाई कोर्ट, या ऑर्डर यहाँ से विड्रॉ कर लिया तो फिर भी फैसला ख़त्म हो।
अच्छा, इफ बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट टैक्स इज फाउंड रिफंडेबल टू टैक्स पेयर। अच्छा, अगर हाई कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला सुना दिया जिसके बाद अब जो है वो रिफंड निकल आया टैक्स पेयर का, इट इज़ मैंडेटरी ऑन कमिश्नर टू मेक द रिफंड। तो अब ये लाजम है कमिश्नर के ऊपर कि वो पैसे इसको देगा, टैक्स पेयर को रिफंड करेगा। इफ आफ्टर जजमेंट tax is to be refunded to the taxpayer, high court may say commissioner to postpone the refund if he intended to go to supreme court against the judgment। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हाई कोर्ट कहे कि टैक्स पेयर का रिफंड बनता है, कमिश्नर तुम रिफंड दे दो टैक्स पेयर को। कमिश्नर कहे कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा आपसे हाईएस्ट फोरम जो है सुप्रीम कोर्ट उसमें जाऊं, तो फिर रिफंड देने का अमल जो है इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है हाई कोर्ट की तरफ। टू अवेल दिस बेनिफिट कमिश्नर को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट से विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ जजमेंट। जैसे ही इसने फैसला सुना उसके 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर जो है वो हाई कोर्ट पे अप्लाई करेगा कि भाई मैं आगे केस लेके जा रहा हूँ, तो ये जो आपने मुझे कहा ना रिफंड दो इसे, इसको ज़रा पोस्टपोन करते हैं। रिफंड शैल बी पोस्टपोन अनटिल सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द अपील, और ये तब तक पोस्टपोन रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं सुना। अब है आखिरी फोरम, पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल फोरम फॉर द अपील। ये आपके पास लास्ट ऑप्शन होती है जहां तक आप मैक्सिमम जा सकते हो अपील करते हुए। प्रोविजन रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ अपील इन सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन ओमिटेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2005। एक फाइनेंस एक्ट आया था जिसके बाद जो आपका लॉ है उसमें से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग है उससे रिलेटेड जो आपने फाइल करनी है अपील, वो सारी ओमिट कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। ये क्योंकि पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे जो है वो अपील करनी है, सो ये अब इनकम टैक्स के अंदर नहीं रही चीज़। अच्छा, यहाँ तक हमारा अपील वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हाँ, उसके बाद एक हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते रहे हैं काफ़ी जगह पे, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला पॉइंट, अब इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अग्रीड पर्सन, ठीक है, यानी टैक्स पेयर अगर उसको लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो अग्रीड पर्सन है, ये बोर्ड को अप्लाई कर सकता है। एन एग्रीड पर्सन में अप्लाई टू बोर्ड फॉर अपॉइंटिंग कमेटी टू रिजोल्व डिस्प्यूट। अच्छा, ये क्या कह सकता है, देखो सारा काम चल रहा है दूसरी साइड के ऊपर, कमिश्नर ने फैसला किया, पहले उसने अमेंडेड असेसमेंट की जिससे या स्टे ऑर्डर आया, कोई भी इस तरह का केस जो चल रहा था वो चल रहा है, ऐसा उसने जो है अमेंडेड असेसमेंट कर दी या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जिसके ऊपर आपको इख्तलाफ है, आप कमीशन अपील के पास जाओ, और कमीशन अपील ने फैसला किया, आपको उससे इख्तलाफ है, आप जो है वो जो है ना वो ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ, ट्रिब्यूनल के फैसले से आपको इख्तलाफ है, आप हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अच्छा, इसके साथ साथ एक और ऑप्शन भी है, टैक्स पेयर जो है ना वो बोर्ड को एप्लीकेशन दे सकता है कि यार एक कमेटी बना दो, ठीक है, मैं ये कोर्ट्स वगैरह के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ, एक कमेटी बना दो जो मेरा ये डिस्प्यूट जो है ना उसको रिजोल्व कर। ये कमेटी बनाने के लिए एप्लीकेशन कब दी जा सकती है बोर्ड को, अगर टैक्स लायबिलिटी जो है वो 100 मिलियन या उससे ज़्यादा की हो, मतलब छोटे मोटे केसेस के लिए कमेटी नहीं बनेगी। अभी आप पढ़ेंगे कि कमेटी बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, वहाँ पे लोग जो बैठेंगे उनको तनख्वाहें भी देनी है, तो ये उसी सूरत में बनेगी जब 100 मिलियन या उससे ज़्यादा की टैक्स लायबिलिटी हो, या 100 मिलियन या उससे ज़्यादा का जो है वो रिफंड वगैरह से रिलेटेड कोई केस हो, या कोई बंदा वेव करवाना चाह रहा है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी जो उसके ऊपर लगी है, या कोई और रिलीफ लेना। द केस शुड ऑलरेडी बी इन लिटिगेशन इन एनी कोर्ट एपलेट अथॉरिटी। तो ये तभी केस इधर आएगा जब वो कहीं अपील में है, वो किसी कोर्ट में है या ट्रिब्यूनल में है या कमीशन अपील के पास है, तभी कोई बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है बोर्ड को कि एक कमेटी बना दो। A case will not be referred to the board where the criminal proceeding has been initiated। लेकिन अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया है और उसके अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, आपने किसी को कमिश्नर को थप्पड़ थप्पड़ मार दिए हैं या कोई गन निकाल कर डराया डराया है, तो फिर ये कमेटी नहीं बनेगी। प्रोपोजिशन की प्रोपोजिशन क्या होगी, एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर शैल बी अकोम्पेन्ड बाय एन इनिशियल प्रोपोजिशन ऑफ रेजोल्यूशन। अच्छा, जो एप्लीकेशन देगा ना टैक्स पेयर, साथ वो ना अपनी लिहाज से बताएगा कि यार मेरे हिसाब से ना ये डिस्प्यूट इस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, ये ऑफर कर रहा होगा कि मैं इतनी टैक्स पेमेंट दे देता हूँ, फॉर विच ही कैन नॉट रिट्रैक्ट लेटर ऑन। और अगर इसने ये इस तरह की ऑफर करा दी कि मैं इतना टैक्स देता हूँ, उससे ये पीछे बाद में नहीं हट सका,
हंस सकता। ठीक है, एक दफ़ा इसने कह दिया कि मैं इतना टैक्स जमा करवाता हूँ, इसने प्रोपोजिशन दे दी, तो बाद में ये अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। बोर्ड विल अपॉइंट अ कमेटी। अब बोर्ड क्या करेगा, अपॉइंट कर देगा कमेटी, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ठीक है, इन 45 days ऑफ द एप्लीकेशन, जब टैक्स पेयर ने एप्लीकेशन दी उसके 45 दिन के अंदर अंदर द बोर्ड में अपॉइंट अ कमेटी, जिसको जिसके अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे, कंप्राइजिंग अ चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, इसमें एक चीफ कमिश्नर होगा, अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय टैक्स पेयर फ्रॉम द पैनल, और इन एक नीचे पैनल है, इसमें से एक बंदा जो है वो टैक्स पेयर ने अपॉइंट करना है। ये कमेटी बनने जा रही है, इसके अंदर दो लोग तो ये होंगे, एक तो चीफ कमिश्नर हो गई होगा, और एक क्या होगा, एक और बंदा होगा जो अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा टैक्स पेयर एक पैनल में से। पैनल किसने बनाया है, एफपीआर ने एक पैनल बनाया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है कि इन बंदों में से आप जो है वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हो। एफपीआर ने एक पैनल बना दिया, उसमें से टैक्स पेयर अपनी मर्जी का एक बंदा जो है वो नॉमिनेट कर सकता है कि मेरे बिहाफ पे ये आएगा। अच्छा, ये जो पैनल है ये कौन, इसमें कौन कौन हो सकते हैं, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकते हैं, और एडवोकेट्स हो सकते हैं। मिनिमम इनका 10 साल का एक्सपीरियंस होगा टैक्सेशन की फील्ड। अच्छा, टैक्स पेयर शैल नॉट नॉमिनेट आर सीए और एडवोकेट इफ द सेड सीए और एडवोकेट इज और हैज़ बीन ऑडिटर अथराइज रिप्रेजेंटेटिव और टैक्स पेयर। वो अपने ही किसी रिप्रेजेंटेटिव या ऑडिटर को नॉमिनेट नहीं कर सकता। पैनल के अंदर डिफरेंट नाम होंगे कि ये वकील हैं, ये पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसमें से कोई भी टैक्स पेयर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है कमेटी के अंदर बैठाने के लिए एक बंदा, लेकिन वो बंदा कभी पास्ट में उसका ऑडिटर या टैक्स का रिप्रेजेंटेटिव ना रहा हो। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस हु हैज़ बीन रिटायर्ड इन, जो उसका स्केल हो 21 या उससे अबव स्केल पे कोई रिटायर हुआ हो इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर, वो भी इस पैनल के अंदर लिखा होगा। सो पैनल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, और जो एक्स ऑफिसर्स हैं बोर्ड के वो भी होंगे। उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो रिप्यूटेबल बिजनेसमैन भी होंगे। ठीक है, जिनको नॉमिनेट करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसको साथ में बहुत सारे बिजनेसमैन रजिस्टर होते हैं, जैसे मियाँ मंशा, ये वो बड़े बड़े जो नाम हैं, तो ये भी उस लिस्ट के अंदर पैनल के अंदर होंगे। इनमें से अगर कोई चूज़ करना है तो इनमें से भी चूज़। अच्छा, ये हो गए। उसके बाद दो बंदे तो ये हो गए, तीसरा ये बंदा है, इसको हम 3 पॉइंट कर लेते हैं। पर्सन टू बी नॉमिनेटेड थ्रू कंसेंसस बाय द मेंबर। ठीक है, मेंबर्स जो अपॉइंट हुए हैं, अपॉइंटेड अंडर 1 और 2 फ्रॉम द अबव पैनल। एक और बंदा चाहिए इस कमेटी के अंदर, एक तो चीफ कमिश्नर होगा, एक वो बंदा होगा जो नॉमिनेट किया है टैक्स पेयर ने, फिर एक और बंदा होगा जिसको ये दोनों मिल के कंसेंसस के साथ अपॉइंट करेंगे, वो ये तीसरा बंदा होगा। ठीक है, पैनल को बोर्ड में से। ठीक है, प्रोवाइडेड डेट वेयर द मेंबर अंडर दिस क्लास कैन नॉट बी अपॉइंटेड थ्रू कंसेंसस, अगर मुतफिका राय से ये वाला तीसरा बंदा अपॉइंट नहीं हुआ तो बोर्ड में नॉमिनेट अ मेंबर प्रपोज बाय टैक्स पेयर, तो फिर अगर टैक्स पेयर कोई प्रपोज करता है तो वो वाला बंदा इस कमेटी में बैठ जाएगा। विड्रॉल ऑफ अपील। अब यहाँ से ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें शुरू हो रही हैं, ये समझनी हो। आपने बोर्ड को कहा कि भाई मैं कोर्ट वगैरह के चक्कर लगा लगा के, ये अपील की सुनवाइयाँ कर करके मैं तो गया हूँ थक, आप मेरे लिए एक कमेटी बना दो, मैं ये प्रोपोजिशन देता हूँ, इस हिसाब से इतना मैं टैक्स दे दूंगा, तो इसको ज़रा रिजॉल्व करवा दो। उन्होंने एक आपके लिए कमेटी बना दी। अब ये कमेटी बन गई है। आफ्टर कंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, एग्रीड पर्सन यानी टैक्स पेयर और द कमिश्नर या दोनों शैल विदड्रॉ द अपील पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और अपीलेट अथॉरिटी, तो फिर जो उन्होंने अपील की हुई है ना वो विदड्रॉ करेंगे। अगर कमिश्नर ने अपील की हुई है, ठीक है, या टैक्स पेयर ने अपील की हुई है, तो उनको विदड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि अब उन्होंने कमेटी बनवा ली है। अच्छा, उसके बाद एक और शर्त भी है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ विदड्रॉल। कमेटी शैल कमेंस द प्रोसीडिंग, कमेटी अपना काम तब शुरू करेगी व्हेन द ऑर्डर ऑफ विड्रॉल बाय द कोर्ट या अपीलेट अथॉरिटी इज कम्युनिकेटेड टू द बोर्ड, जब एफपीआर को ये बताया जाएगा कि भाई मैंने अपनी अपील वापस ले लिया, और अपील वापस लेने का ऑर्डर जो है वो दिया जाएगा एफपीआर को, तो फिर कमेटी ने अपना काम शुरू। अगर विड्रॉल ऑर्डर जो है वो नहीं दिया गया एफबीआर को 75 दिनों के अंदर अंदर, जब कमेटी बनी थी, तो कमेटी शैल बी डिसॉल्व, तो कमेटी ख़त्म कर दी जाएगी कि बंदा नॉन सीरियस है। इसको कहा था कि भाई विड्रॉ करो अपनी अपील, वो वाली कहानी ख़त्म करो, फिर कमेटी में आके फैसला करते हैं। और विड्रॉ करने के बाद तुमने ऑर्डर लेके आना था कि अब वो अपील विड्रॉ हो गया, तुम वो लेके नहीं आ रहे, 75 दिन गुजर गए हैं, तो अब हम कमेटी को ख़त्म कर रहे हैं और ये सेक्शन अब अप्लाई नहीं होगा। डिसीजन बाय कमेटी।
कमेटी शैल एग्जामिन द इशू, कमेटी अब जब काम करेगी, अगर तो वो उन्होंने विड्रॉल का ऑर्डर दे दिया, अब कमेटी जो है वो काम करना शुरू कर देगी, तो वो एग्जामिन करेगी इशू को, कंडक्ट करेगी इंक्वायरी, एक्सपर्ट के ओपिनियन लेगी, उसके बाद ऑडिट करेगी ऑफिसर के थ्रू, उसके बाद डिसाइड करेगी डिस्प्यूट बाय मेजोरिटी इन 120 डेज। 3 लोग थे ना इस कमेटी के अंदर, तो अब मेजोरिटी के हिसाब से वोटिंग होगी और 120 दिनों के अंदर जो है वो फैसला होगा, जब ये कमेटी अपॉइंट हुई थी। In computing above time, the period for communicating the order of withdrawal shall be excluded। तो वो जो विड्रॉल का ऑर्डर आपने प्रेजेंट करना था 75 दिनों के अंदर, उसका टाइम इसमें से एक्सक्लूड करके 120 दिन तब काउंट होंगे। ठीक है, क्योंकि उसने काम ये कब शुरू करना है, जब उसके पास विड्रॉल का ऑर्डर आएगा, उसके बाद 120 दिन आपने करने हैं। इज द कमेटी डिसीजन अब प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, इसको ज़रा समझते हैं, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, शायद नया हो। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि एक केस है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे की भैंस चोरी कर ली, तो उसका केस चला गया, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की भैंस चोरी करता है तो वो उसको भैंस भी वापस देगा और साथ से कि 5 किलो दूध भी देगा। ये उसका डिसीजन है। अब नेक्स्ट जब भी कोई ऐसा सेम नेचर का केस किसी और कोर्ट के पास जाएगा जो उससे लोअर कोर्ट होगा, तो वो हमेशा उस हायर कोर्ट के फैसले को नज़र में रखते हुए फिर फैसला करेगा कि यार पिछली दफ़ा इस तरह के केस के अंदर इस तरह की डिसीजन आई थी, तो अब मैं भी इसी तरह की डिसीजन दूँगा। इसको कहते हैं एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, एक मिसाल कायम हो गई। कमेटी की जो डिसीजन है, क्या ये प्रेसिडेंट समझी जाएगी? द डिसीजन ऑफ कमेटी शेल नॉट बी साइटेड और टेकन एज प्रेसिडेंट, इसको कभी भी एक मिसाल के तौर पे नहीं किया जा सकता। इन एनी अदर केस, बेशक एक केस के अंदर कमेटी ने कोई फैसला किया है, क्योंकि इस कमेटी के अंदर डिफरेंट लोग बैठेंगे, ठीक है, हर दफ़ा हो सकता है बंदे चेंज हो, तो हर बंदे का अपना माइंड सेट होता है, तो उनके फैसले को कभी भी किसी और केस के अंदर अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी केस के अंदर इसको प्रेसिडेंट नहीं समझा जाएगा। सेम केस इन डिफरेंट टैक्स ईयर, अगर उसी बंदे का केस किसी और टैक्स ईयर से रिलेटेड है, तब भी ये प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं आएगा कि आपको कि भाई उस इसी तरह का केस मेरा 2012 का था, उसके अंदर तो कमेटी ने ये फैसला कर दिया था, अब ये 2014 का केस है, इसमें भी वही करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा हर दफ़ा, क्योंकि कमेटी के बंदे हो सकता है डिफरेंट हो, तो नए सिरे से काम होगा, प्रेसिडेंट नहीं होता ये। स्टे ऑफ टैक्स रिकवरी, the tax recovery shall be stayed on constitution of committee till the earlier of decision of the committee and dissolution। रिकवरी रोक दी जाएगी जैसे ही कंपनी कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट होगी। कब तक रोक दी जाएगी? जब तक डिसीजन नहीं आता कमेटी की तरफ से या कमेटी डिसॉल्व नहीं होती, जो इनसे पहले हो गया, तब तक जो है वो कमेटी के बनते ही आपकी रिकवरी जो है वो रोक दी जाएगी। कमेटी ऑर्डर इज बाइंडिंग, क्या जो कमेटी ऑर्डर करेगी वो सब पे लागू होगा? द डिसीजन ऑफ कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन द कमिश्नर एंड एग्रीड पर्सन, ये दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा। इफ़ कमेटी डज नॉट डिसाइड, अगर कमेटी जो है वो फैसला नहीं कर पाती, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इफ़ द कमेटी फेल टू डिसाइड विद इन 120 डेज, अगर कमेटी 120 दिनों में फैसला नहीं कर पाती, द बोर्ड डिसॉल्व द कमेटी एंड मैटर शैल बी डायरेक्टेड बाय द रेलेवेंट कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अगर 120 दिनों के अंदर फैसला नहीं होता, तो जहाँ से आपने केस ला के कमेटी के सामने रखा था, वहाँ ही वापस केस चला जाएगा। अगर वो हाई कोर्ट में था तो वहाँ चला जाएगा, अगर किसी और अपीलेट अथॉरिटी के पास था तो उसके पास चला जाएगा। नो इट विल बी अज्यूम दैट अपील वाज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, ठीक है, तो ऐसे ही समझा जाएगा कि भाई ये पेंडिंग थी पहले ही कोर्ट के पास। कम्युनिकेशन ऑफ डेसोल्यूशन ऑर्डर, द बोर्ड शैल कम्युनिकेट द डेसोल्यूशन ऑर्डर ऑफ कमेटी टू द कोर्ट अपीलेट अथॉरिटी एंड द कमिश्नर। जैसे ही ये डिसॉल्व हुई, ठीक है, अगर ये फैसला नहीं कर रही तो ये डिसॉल्व हो जाएगी, और जब डिसॉल्व हुई ये कमेटी, तो ये चीज़ बोर्ड जो है वो कम्युनिकेट कर देगा किसी भी कोर्ट या अपीलेट अथॉरिटी जिसके पास पहले केस था। Agreed person shall communicate the resolution order to of the committee to the court and appellate tribunal। तो अब इसमें क्या होना है? एफपीआर भी कम्युनिकेट करेगा और टैक्स पेयर भी कम्युनिकेट करेगा कि भाई वो कमेटी जो हमने बनाई थी, जिसके बाद हमने अपना अपील विड्रॉ कर ली थी, अब वो डिसॉल्व हो गया, तो दोनों ने बताना है। टैक्स पेमेंट, एग्रीड पर्सन में मेक पे टैक्स एज डिसाइडेड बाय द कमेटी, अगर कमेटी ने कहा टैक्स पे करो तो अब वो पे करेगा। एंड ऑल प्रीवियस डिसीजंस ऑर्डर अगेंस्ट हिम शैल स्टैंड चेंज, तो उससे पहले जो भी उसके अगेंस्ट फैसले आए थे वो सारे चेंज हो जाएंगे, अब वाला फैसला इस कमेटी का जो है वो लागू रहेगा। अच्छा, अब इस कमेटी के अंदर डिफरेंट लोग बैठे थे, उनको पैसे भी देने हैं, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन से पैनल के अंदर जो बंदे बैठे थे उनका रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा? तो बोर्ड जो है वो बताएगा कि कितना रेमुनरेशन देना है मेंबर्स को इस कमेटी के। लेकिन
चीफ कमिश्नर जो इस कमेटी का मेंबर था उसको कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि वो वैसे ही बोर्ड का एम्प्लॉई है। इसके अलावा जो बंदे दो हायर करने थे उनको पैसे देने। रूल्स, द बोर्ड विल मेक रूल्स फॉर दिस सेक्शन, तो बोर्ड जो है वो डिफरेंट रूल्स भी बना देगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है कि किसने साबित करना है, किसके ऊपर बर्डन डलेगा कि उसने प्रूफ देना है। ठीक है। इफ टैक्स पेयर फाइल एन अपील, अगर एक टैक्स पेयर फाइल करता है अपील, इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर टू प्रूव, तो उसने फिर साबित करना है इन केस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, अगर वो असेसमेंट ऑर्डर का केस है, द असेसमेंट ऑर्डर डज नॉट करेक्टली रिफ्लेक्ट द लाइबिलिटी। ठीक है, ये साबित किसने करना है कि अगर कोई असेसमेंट उसको लगती है कि गलत हुई है, तो उसने साबित करना है कि ये जो टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट के तहत निकाली गई है ये मेरी सही नहीं है। और अगर कोई और केस है तो फिर भी उसने कहना है कि ये जो डिसीजन आई है इसमें कोई एरर है, ये भी किसने साबित करना है, टैक्स पेयर ने। अच्छा, उसके बाद है असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। कोई असेसमेंट हुई है जिसकी वजह से ऑर्डर पास हुआ है, तो अब हम एक और ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहा जा रहा है कि अपील इफेक्ट ऑर्डर। अपील के नतीजे में जो ऑर्डर आता है, इसको समझते हैं ज़रा। एक टैक्स पेयर था, उसने रिटर्न फाइल की 2010 की। ठीक है, 30 सितंबर को उसने कहा कि मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख है। तो उसी टाइम फ़ौरन से एक असेसमेंट रिज्यूम कर ली जाएगी, ऑर्डर पास हो जाएगा कि भाई इस सेम डेट को ही केस की जो है ना वो टैक्सेबल इनकम जो है 6 लाख है। उसके बाद कमिश्नर ने से कि ऑडिट स्टार्ट कर दिया। उसको लगा कि भाई इसमें कोई मसला है, तो उसने शोकास नोटिस इशू कर दिया। कमिश्नर ने फिर शोकास नोटिस के बाद हो सकता है रिप्लाई आया हो सकता है ना रिप्लाई आया हो, जो भी बात हुई उसने कमिश्नर ने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू किया कि भाई ये जो 6 लाख कह रहा था ना, नहीं, टैक्सेबल इनकम इसकी 9 लाख है। अच्छा, अब टैक्स पेयर इससे एग्री नहीं करता, टैक्स पेयर ने फाइल कर दी अपील। ठीक है, केस इज नाउ पेंडिंग इन हाई कोर्ट, से कि केस पेंडिंग हाई कोर्ट के तक चला गया ये केस। हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि इनकम जो है वो ना 6 लाख है ना 9 लाख है, इनकम तो बनती है शवायद को देखते हुए 8 लाख, टैक्सेबल इनकम इसके 8 लाख है। कमिश्नर एंड टैक्सपेयर डिसाइडेड टू नॉट फाइल अपील अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर। अब ना तो कमिश्नर चाह रहा है ना टैक्सपेयर चाह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो इसका मतलब है कि दोनों खुश हैं इसके ऊपर। दरमियाना रास्ता निकल गया हाई कोर्ट में। अब क्या होगा, नो कमिश्नर विल इशू एंड असेसमेंट, अब नई असेसमेंट होगी 8 लाख की। ठीक है, किसके तहत होगी, वो कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। इसको हम कहते हैं अपील इफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये अपील के अगेंस्ट जो ऑर्डर आया उसके इफेक्ट में असेसमेंट। अच्छा चलें, इसको ना यहाँ पे ही रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी ज़्यादा हमने कवर कर लिया है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।